नमस्कार दोस्तों, उर्जी जीएस अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के तहत पेपर 2 की यूनिट 3 और यूनिट 5। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, क्योंकि ये यूनिट बड़ी होने के कारण इसको जो है हम अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो आज ये चौथा पार्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब ये पूरे पार्ट ख़त्म हो जाएंगे तो इसका जो है एक कंप्लीट जो है विश्लेषण जो है 50 प्रश्नों का जो है अलग अलग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में या ऑनलाइनर फॉर्म में जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और यहाँ से जो है इन दो यूनिट से यानी 3 और 5th यूनिट से बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो परीक्षा है ये बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि किसी भी विश्वविद्यालय में कैसा वातावरण होता है, कैसे उन्हें कार्य प्रणाली होती है, कार्य विधि होती है, वो चीज़ें जो है स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के तहत जो है ये सारी चीज़ें की जा रही है। एक चीज़ और, अब क्योंकि हमें समय मिल गया है इसलिए जो है इसको हम आराम से, नहीं तो अगर 25 सितंबर को अगर एग्ज़ाम होता तो इसको एक या दो वीडियो में समाप्त कर देते, परंतु इतना समय है जिसको आसानी से जो है हम लोग समय लेके कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए जो है इसको पार्ट पार्ट में लाया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक दो दिन पहले जो रेडियो एमपीपीएससी के द्वारा जो डीएसपी पद है उसकी जो वैकेंसी, मतलब जो डेट पोस्टपोन्ड हुई थी उसको अभी हाल ही में एक दो दिन पहले जो है नई डेट दे दी गई है। तो दोस्तों, ऐसे ही कभी भी जो सहायक कुल सचिव परीक्षा जो पोस्टपोन्ड हुई है उसकी डेट कभी भी आ सकती है। इसलिए जो है अपनी तैयारी को एक पुख्ता रखें, मजबूत रखें और कंटिन्यू जो है पढ़ते रहें। दोस्तों, इस चैनल में जो अभी नए हैं, जो अभी नए जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बनाए जा रहे निरंतर वीडियो का जो है लाभ लें। चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। दोस्तों, आज इसके तहत जो है हम दो चीज़ पढ़ेंगे। यूनिट हम पढ़ेंगे आज सभा, जो विश्वविद्यालय में सभा होती है वो कौन कौन से उसके मेंबर होते हैं, और गण कोरम के लिए यानी उपस्थित किसी सम्मेलन के लिए, बैठक के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है, मिनिमम होने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम कार्य परिषद पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य परिषद के पढ़ेंगे कि कैसे कार्य परिषद गठित होती है, अब गण पूर्ति के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। साथ में जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पढ़ेंगे। कार्य करीबन 30 से 35 कार्य हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अधिनियम में जो है यूनिवर्सिटी की बहुत महत्वपूर्ण जो है परिषद होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके तहत अध्याय 4। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4। इसमें हम पढ़ेंगे कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, यानी विश्वविद्यालय के जो है प्राधिकारी कौन कौन होंगे, देखते हैं कौन कौन होंगे। एक होती है सभा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये अभी हमने कुलाधिपति, कुलपति, सहायक ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो विश्वविद्यालय की प्राधिकारी होती है उसमें कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो होती है सभा और कार्य परिषद। नंबर एक पे सभा, नंबर दो पे कार्य परिषद। ठीक है, अब ये जो आप यूनिट 5th का जब सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सभा कार्य परिषद के बारे में दिया हुआ है, यानी आपको वो सिलेबस में है और आ सकता है। तो आज हम इसी के तहत जो केवल दो ही पढ़ेंगे, सभा और कार्य परिषद ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी है और इससे प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की जो क्या है, विश्वविद्यालय के जो प्राधिकारी होते हैं उसमें जो है सबसे पहला है सभा, दूसरे नंबर पे है कार्य परिषद, और दो का ही एक सब पॉइंट है, वो है वित्त समिति। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हो, वित्त जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसकी भी जो है एक समिति होती है कि किसका कैसे खर्च करना है। तो ये दो जो पॉइंट दो है उसी का जो है एक सब पॉइंट है। तो इसके बाद जो है नंबर थर्ड नंबर पे है विद्या परिषद, संकाय पाँचवें पे है, चौथे पे संकाय, पाँचवें में अध्ययन बोर्ड, छठवें में विद्या संबंधी योजना या मूल्यांकन बोर्ड, साथ में ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए गए हैं ना, ऐसे नियम द्वारा जो है विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो ये इतने लोग जो होते हैं विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि गठन किसका, सभा का गठन। ये अब हमने अभी देखा विश्वविद्यालय प्राधिकारी में सभा, इतने सारे प्राधिकारी होते हैं। अब उसी के तहत एक एक पॉइंट जो है हम लेंगे। तो पहला पॉइंट होगा सभा। सभा का गठन कैसे होता है, अब देखिए कौन कौन से मेंबर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं। आप 2018 का पेपर देख लीजिए, उससे जो है काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें सभा है, तो सभा में कौन कौन होंगे, निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। एक कुलाधिपति होंगे,
दोस्तों कुलाधिपति कौन होते हैं, बिल्कुल मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, कुलाधिपति कौन होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे होंगे कुलपति। अब कुलपति का एक एक सब पॉइंट है दो का, यानी सहायक कुल सचिव। ठीक है, सॉरी, कुलाधि सचिव। कौन है, कुलाधि सचिव। ये भी प्रशासनिक अधिकारी होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम रिक्रूट हो रहे हैं अगर उसकी हमें कार्यविधि पहले से पता होगी तो आगे जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुलाधिपति कुलाधि सचिव हो गए। इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे संकायों के संकाय अध्यक्ष। ठीक है, संकायों के संकाय अध्यक्ष। और जो तीन है उसके दो सब पॉइंट है, विद्यार्थी कल्याण संघ संकाय अध्यक्ष और महाविद्यालय विकास परिषद पर यथास्थिति संकाय अध्यक्ष या संचालक। ये तीन जो है, ये तीन के ही जो है सब पॉइंट है, ये भी जो है सभा में होते हैं। इसके बाद सभा में होते हैं फोर्थ नंबर पे सचिव। मध्य प्रदेश के जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके जो सेक्रेटरी सचिव होते हैं वो भी जो है इस सभा में शामिल होते हैं, या अगर वो नहीं है तो उनके स्थान पे एक उप सचिव होगा। इससे नीचे रैंक का नहीं चाहिए, है ना, उप सचिव तक ही चाहिए। ठीक है, और उसके निम्न पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा निम्न पद जो है नहीं होना चाहिए ना, उप सचिव तक चलेगा। तो सभा के सदस्य कौन होते हैं, सचिव होते हैं मध्य प्रदेश, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के होते हैं। यदि वो नहीं है तो उनके द्वारा जो नीचे कोई व्यक्ति जो उप सचिव पद का हो। इसके अलावा पाँचवें नंबर पर होते हैं आयुक्त उच्च सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश। इसके बाद सिक्स नंबर पे संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। सेवन्थ नंबर पे संचालक तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश। ठीक है, एट्थ नंबर पे आते हैं सभापति मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल। ये सब जो है सभा में शामिल होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जो है संबंधित है। इसके बाद नाइन्थ नंबर पे है मध्य प्रदेश के मुख्यालय, सॉरी, विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर नगर पालिका निगम का महापौर या विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष, जैसा भी हो। अगर नगर पालिका है तो उसके अध्यक्ष होंगे, यदि महापौर हैं तो जो है उसको महापौर, निगम का महापौर, वो भी जो है इसमें शामिल होगा। तो इस तरह से इतने लोगों से मिलकर सभा बनती है। दोस्तों पिछली बार जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, इसमें इसकी जो कुछ भाषा है वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी जो अब समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए जो है इसको मैंने जहाँ पे समझ में नहीं आता उसको हटा के मैंने ऐसा शब्द इसमें ऐड किया है या अर्थात करके लिखा, जिससे कि आपको दोनों चीज़ जो है पता रहे। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इसको अगर आप एक से दो बार लिखेंगे तो आपको जो है आसानी से चीज़ें याद भी हो जाएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो बुक को एक बार अगर हमने रीड किया तो उसमें समझ लीजिए कि 30% समझ में आता है, 70% समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर उसी बुक को हम एक बार और पढ़ते हैं तो जो 30% हमें समझ में आता है वो उसमें 20% और ऐड हो जाता है, यानी हमें 50% समझ में आता है। और अगर एक बार और हम कोशिश करते हैं या पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 90% जो है बुक समझ में आ जाती है, यानी वो इसमें क्या है, किस बारे में बताया गया, हमें 90% समझ में आता है। ठीक है, और कोई भी बुक हो 100% कभी समझ में नहीं आती, तो 90% जो है इसका मतलब है कि आपको पूरी बुक पता है। ठीक है, 10% ऐसी कोई बुक नहीं होती, ऐसा बहुत ही कम रेयर होता है जिसे 100% उस बुक के बारे में मालूम हो, लेकिन 90% जो है पता होता है। तो ठीक इसमें भी ऐसा ही है, तो आप उसे लिख लिख के देखें, आसानी से आपको जो है समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, जहाँ की इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। अब हम देख लेते हैं जो सभा के सम्मेलन होते हैं उसमें था उसके गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या है, किसी सभा को सभा में शामिल होने के लिए, चालू करने के लिए कितने लोग को उपस्थित होना जरूरी है। मान लीजिए कोई सम्मेलन हो रहा है, अब उसमें अगर 2 लोग आएंगे तो वो सम्मेलन नहीं चालू हो जाएगा, है ना। तो उसकी एक नियम बनाया गया है कि भैया उस सभा को चालू करने के लिए इतने लोग होना चाहिए। जैसे कि हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि किसी भी लोकसभा या राज्यसभा को सुचारू रूप से चालू करने के लिए जितने मेंबर हैं उसका 110% जो है वहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो ठीक इसमें भी है कि ये सभा में सम्मेलन में तथा उनमें शामिल होने के लिए जो है गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो सभा, ध्यान रखिए, सभा का सम्मेलन एक कैलेंडर वर्ष में, नहीं एक वर्ष में कम से कम एक बार तो चाहिए ही। ठीक है, एक बार होना ही है कम से कम, तथा ऐसे अंतरालों में जो सभा चाहेगी तो बीच बीच में हो सकता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से कि, लेकिन एक कैलेंडर वर्ष में एक बार जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो सभा कब कितनी बार होना चाहिए, सभा का जो है सम्मेलन एक वर्ष में एक बार, कम से कम एक वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा अंतराल में उसके 20 साल के बीच में जो है अगर जो नियम है उसके तहत जो है होंगे। ठीक है, जो सभा चाहेगी। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है
कि सभा में 30 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, यानी सभा में 30 सदस्य होना जो है ज़रूरी है। ठीक है, जितने सदस्य होना चाहिए 30 सदस्य जो है, 30 सदस्यों की जो गणपूर्ति होगी। परंतु अगर सम्मेलन को स्थगित करना है तो उसमें इस गणपूर्ति की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद जो है सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो सभा की जो शक्तियाँ हैं और कर्तव्य हैं वो निम्नलिखित हैं जो इस अधिनियम द्वारा इनको दिए गए हैं। पहला जो है कि विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना, यानी विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त जो विषय हैं के संबंध में सलाहकार के रूप में निकाय कार्य करती है, यानी सलाहकारी निकाय है ये सभा जो है, सलाहकारी निकाय, सलाह देती है। ठीक है, जैसे कि और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सलाहकारी निकाय केवल सलाह दे सकते हैं। ठीक है, सेम ये भी है। इसके बाद जो है नंबर 2 है विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियाँ। अब देखिए स्थूल नीतियाँ क्या हैं, इतने आसानी से सब समझ में नहीं आता, तो इसके लिए जो है मैंने वर्ड बनाया है माइक्रो नीतियाँ। ठीक है, ये नीतियाँ हैं, ये थोड़ा सा ये हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, लेकिन नीतियाँ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नीतियाँ। तो स्थूल नीति यानी जो माइक्रो छोटे से जो नीतियाँ होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो नीतियाँ यानी जो छोटे स्तर पर नीतियाँ होती हैं, कार्यक्रमों का समय समय पर पुनर्विलोकन करना, विश्वविद्यालय की उन्नति और विकास के लिए उपाय सुझाना जो है ये सभा का कार्य है, कर्तव्य है, शक्ति कार्य है। नंबर 3 पे है वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट। जो ऑडिट हमने पढ़ा है वो यदि कोई भी हो विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना भी जो है सभा का कार्य है। इसका 4th है विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्रकरणों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर है 5 हटा दिया गया है क्योंकि कुछ इसमें बहुत सारे थे, लेकिन जो काम के हैं केवल उसी को जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, सम्मानित उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं कार्य परिषद की सिफारिश पर प्रदान करना। 7th है विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का उस दशा में सिवाय जहाँ कार्यों का उस दशा में के सिवाय जहाँ के ऐसे प्राधिकारियों ने उस शक्तियों के अनुरूप कार्य किया हो जो कि उस अधिनियम परिनियमों अध्यादेश पर प्रदत्त की गई हो, उसका जो है पुनर्विलोकन करना, यानी जो अधिकारी प्राधिकारी कार्य कर रहे हैं उनका क्या है, कार्यों का पुनर्विलोकन भी करना जो है इसका ये भी काम है। एक लास्ट बचा है ऐसी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का जो है पालन करना जो कि अधिनियम और परिनियमों द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हैं, उसकी जांच या उस पर अधिरोपित किए गए हैं। ठीक है, प्रदत्त की जो है जांच करना और जो जो उनको दिए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है सभा का कर्तव्य कार्य समाप्त हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जो है प्रश्न अक्सर बनते हैं। नेक्स्ट है अब अगला पढ़ने वाले हैं कार्य परिषद। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्य परिषद कैसे बनती है और उसे क्या कर्तव्य और शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले जो कार्य परिषद विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी और इसके निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यानी कार्य परिषद विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी। अभी कार्यपालिका क्या होती है, ठीक है, अगर आपने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगी। ठीक है, तो कार्यपालिका निकाय होगी और इसमें जो निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। पहला नंबर पे होंगे कुलपति, दूसरे और उसी के एक पॉइंट है कुलाधि सचिव होंगे। ठीक है, नंबर 2 पे होंगे संकायों के 4 संकाय अध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, संकाय जो होते हैं विभाग होते हैं उनके 4 व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे, वो भी कुलाधिपति। दोस्तों अब कमेंट्स बॉक्स में बताना है कुलाधिपति कौन होते हैं। ठीक है, तो वो नॉमिनेट करेंगे। इसके बाद जो है 2 नंबर 3 पे है सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक संकलनीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए 3 व्यक्ति। जो सभा अभी हमने पढ़ी है उनकी जो है निर्वाचित करेंगे 3 व्यक्ति को, उन व्यक्ति को जो है यहाँ पर बनाया मेंबर के रूप में बनाया जाएगा, तो वो भी जो है कार्य परिषद में शामिल होंगे। 4th नंबर है विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों या प्रध्ययन केंद्रों के 2 आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा शिष्टा के अनुसार बारी बारी से नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, आचार्य जो प्रिंसिपल होते हैं 2। ठीक है, तो उनको कुलाधिपति जो है उनकी योग्यता के हिसाब से उनको बारी बारी से क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। 5th नंबर पे है महाविद्यालयों के 4 प्राचार्य जिनमें कम से कम 2 प्राचार्य उन महाविद्यालयों से होंगे जो राज्य सरकार के हों। ठीक है, यानी महाविद्यालयों के 4 प्रिंसिपल होंगे। ठीक है, जिसमें से 2 तो ऐसे जो गवर्नमेंट के होंगे।
ठीक है। जो महाविद्यालय जो होंगे जो राज्य सरकार के होंगे और जो प्रचार कुलाधिपति श्रेष्ठता के अनुसार बारी बारी से जो है उन्हें नॉमिनेट करेंगे। तो इस तरह से जो है ये होंगे। नेक्स्ट है सचिव। मध्य प्रदेश शासन के जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, या उनकी जगह पे कौन होगा, या वो नहीं है तो फिर उप सचिव रैंक का कोई भी ऑफिसर जो है इसका मेंबर होगा, कार्य परिषद में होगा। इससे नीचे का पद नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग तथा उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सचिव से जो है कम ना हो, ठीक है। तो ये नंबर 7 पे है। नंबर और 8 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देखिएगा। कुलाधिसचिव द्वारा नॉमिनेट 6 व्यक्ति जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग में से एक एक व्यक्ति होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 6 व्यक्तियों में से 2 महिलाएं होना कंपलसरी है। 8 नंबर का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य परिषद में निम्नलिखित में से कुलाधिपति 6 व्यक्तियों में से किसे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ST SC OBC, ठीक है, एक एक व्यक्ति होंगे जिसमें 2 व्यक्ति जो है क्या होंगे, महिलाएं होंगी। यानी इनके 2 व्यक्ति होंगे में से, और क्या होगा, 2 महिलाएं इसमें होंगी। चलिए नेक्स्ट है कार्य परिषद के वो सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों 3 वर्ष की कालावधि के लिए धारण करेंगे। अब पदेन सदस्यों से भिन्न हों, पदेन सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, वो सदस्य वो पद होता है जिसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। अब उपराष्ट्रपति इलेक्शन में जैसे जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी जो भी उपराष्ट्रपति बन जाएगा वो राज्यसभा का सभापति अपने आप बन जाएगा। ठीक उसमें भी ऐसा है। कार्य परिषद के सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो यानी अलग हो, उनको 3 वर्ष के लिए जो है इस पे पद पे धारण करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट है, इसमें इतने लोग बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेश देना भूल गया हूँ, इस पॉइंट को आप समझेंगे जिसको मैं मैंने अभी सर्कल में बनाया है। कार्य परिषद के 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, 7 7, मतलब गण पूर्ति के लिए किसी भी बैठक सम्मेलन के लिए 7 लोगों का होना अनिवार्य है। लेकिन अगर इस सम्मेलन को स्थगित करना है, कार्य परिषद की बैठक को स्थगित करना है, तो उसमें गण पूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसको का सम्मेलन को, बैठक को चालू करने के लिए 7 लोगों को अनिवार्य है। मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। सभा में था 30 और यहाँ पे कार्य परिषद में है 7, ठीक है। अब हम इसकी कर्तव्य और शक्तियाँ पढ़ेंगे। इसकी कार्य परिषद की कर्तव्य एवं शक्तियाँ दोस्तों कम से कम 35 से 40 शक्तियाँ हैं, यही पूरा जो है निर्धारित करती है। 1 से 2 बार आप रीडिंग करेंगे, वीडियो देखेंगे, इसको नोट करेंगे, अपने आप पूरा याद नहीं रट जाएगा, ठीक है। बस आपको उसको पढ़ना है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है कार्य परिषद को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य जो है उनको दिए गए हैं। तो सबसे पहला है विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों का धारण करना और उन पर नियंत्रण तथा उसका प्रबंधन करना, ठीक है। जो विश्वविद्यालय की संपत्तियां हैं, निधियां हैं, उसको धारण करना, लेना और उसको जो है उस पर नियंत्रण और प्रबंधन या मैनेजमेंट करना जो है ये कार्य परिषद का जो है कर्तव्य है। नेक्स्ट है प्रयोजनों के लिए महाविद्यालय के अधिकार में रखी गई निधियों का प्रबंधन करना, ठीक है। 3rd नंबर है संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे अंगीकृत करना। अंगीकृत करना मतलब अपनाना। संपरीक्षा रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों, मैंने बताया है, जो ऑडिट होती है, ठीक है। उसके साथ वार्षिक लेख जो लेखे होते हैं, ठीक है, जो वार्षिक जो है ऑडिट होता है, ठीक है, तो उसको क्या है अपनाना। इसके बाद जो है नंबर 4 पे है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्रकलन विरचित करना और उन्हें सभा के समकक्ष विचारार्थ रखना। यानी जो विश्वविद्यालय की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होती है उसको जो सभा होगी उसके समक्ष जो है रखना, ये भी काम होता है। क्योंकि दोस्तों हर डिपार्टमेंट का, चाहे गोपनीय डिपार्टमेंट हो चाहे कैसा भी डिपार्टमेंट हो, उसका जो है ऑडिट होता है। हमने जब पढ़ा है कि किन किन चीज़ों का जो है ऑडिट नहीं होता है, आप उर्जित GS अकेडमी में जाकर देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों ऑडिट जो जिसे बोलते हैं वार्षिक जो संपरीक्षा होती है, हर डिपार्टमेंट का होता है। जो गोपनीय होते हैं उनको गोपनीय ही रखा जाता है, लेकिन होता उनका भी है। ठीक ऐसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इनका भी जो है जो वित्त संबंधित है उनका ऑडिट जो है होता है, ठीक है। कुछ ऑडिट ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जाते, सुरक्षा की दृष्टि के देखते हुए नहीं किए जाते, लेकिन ये जो है इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, ये जो है सभा के समक्ष जो है ये रखते हैं। 5th नंबर है
वार्षिक वित्तीय प्रकरणों को सभा के सुझावों यदि कोई पर विचार करने के पश्चात अंगीकृत करेगा। यानी जो वित्तीय जो रिपोर्ट होगी वो क्या करेंगे, प्रकलन को सभा के समक्ष रखेंगे। अगर उसमें कुछ सुझाव होगा तो क्या करेंगे उसमें, उसके बाद उसको जो है अपनाया जाएगा। नंबर 2 है वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी। इसके अंतर्गत उत्पादी कार्य दशा में सुधारों को आगमन करेंगे। नंबर 5 है कि अध्ययन रहते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, मतलब जो खंड 5 इसी का एक भाग है कि अध्ययन रहते हुए, ठीक है, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बजट अनुदान की रकम कम करना, ठीक है, बजट अनुदान के भीतर किसी रकम के एक शीर्ष से किसी अन्य शीर्ष के अंदर अधीनस्थ। इसका मतलब क्या होता है कि बजट अनुदान की रकम को करना जब, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। नंबर 2 का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी भी मद में पैसा है और दूसरे मद में नहीं है तो उसको जो है उस मद के लिए जो है उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है इसके तहत आती है। नंबर 7 है विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना, परंतु विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना, ठीक है, यानी धन जो है हम उधार लेना और ठीक है, उधार लेना और उधार देना, परंतु निधियाँ विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर ही हो सकता है। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उधार नहीं लिया जा सकता। ध्यान रखिए, कुछ काम ऐसे हैं विश्वविद्यालय में जिसमें राज्य सरकार जो संबंधित राज्य है उसके गवर्नमेंट से परमिशन जो है लेना अनिवार्य है। जैसे 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना और उधार देना, परंतु ये निधियाँ जो है विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर हो, मतलब उधार लेना उसी संपत्ति पे होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज़ ये बताई गई है कि अगर उधार लेना है तो सरकार के पूर्व अनुमोदन के आप उधार नहीं ले सकते, ठीक है, यानी उनसे पूछना ही पड़ेगा। इसके बाद अब विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को आंतरिक करना। अब ये जैसे ये शब्द हैं ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले हैं, इसलिए इसका मतलब होता है जंगम या स्थावर संपत्ति का होता है चल अचल संपत्ति, यानी विश्वविद्यालय की ओर से चल अचल संपत्ति को स्थानांतरित करना, ये चीज़ इसका मतलब हुआ। परंतु विश्वविद्यालय किसी भी चल अचल संपत्ति को स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले राज्य सरकार की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके पूर्व अनुमति से ही आप ऐसा कर पाएंगे। इसके बाद 9 नंबर इस अधिनियम तथा परिनियम द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा सौंपे गए कर्तव्यों को पालन करते हुए विश्वविद्यालय की वो संविदाएँ करना, फेरफार या वेरिएशन करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना भी जो है ये है। संविदाएँ करना यानी जो ऑक्शन होता है, ठीक है, वो चीज़ें लाना, ठीक है, उनका वेरिएशन करना, कार्यान्वयन करना, उन्हें रद्द करना भी जो है ये भी इन्हीं का कर्तव्य है। नंबर 10 पे विश्वविद्यालय की समान मुद्रा के रूप में अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा करना और उपयोग को जो है विनियमित करना। इसके बाद समस्त महाविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं, समस्त महाविद्यालय और छात्र निवासों पर वित्तीय उपलेखों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष इनको देना, यानी जो हॉस्टल बने हुए हैं महाविद्यालय और छात्र निवास है उनकी जो वित्तीय संबंधित जो है पूरी जानकारी प्रतिवर्ष उच्च आयुक्त शिक्षा विभाग के समक्ष जो है रखना पड़ेगा, ठीक है, कितना खर्च हुआ, कहाँ से क्या मैनेज हुआ, ये सारी चीज़ें जो है करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 12 है कि विद्या परिषद की सिफारिश पर तथा जो उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम परिनियमों के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और उस रीति तथा उन शर्तों के अधीन जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई है, इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्यायन करना तथा महाविद्यालयों को प्रबंध ग्रहण करना, ये भी जो है कार्य है किसका, कार्य परिषद का। इसी तरह जो है विश्वविद्यालय किसी अध्यापन विभाग, अध्ययन केंद्र या महाविद्यालय को स्वशायी महाविद्यालय के रूप में घोषित करना। स्वशायी विद्यालय क्या होता है, जो जिसे हम ऑटोनोमस कहते हैं, उसका जो है घोषित करना। इसके बाद विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन परिषद, यानी विश्वविद्यालय का कार्य जो है कार्य कैसे चलेगा, जब उसके लिए आवश्यक भवन होंगे, परिसर होंगे, उपकरण होंगे, ठीक है, पुस्तक होंगे, संसाधनों की व्यवस्था करना, ये भी जो है काम है। 15 नंबर है विश्वविद्यालयों के पक्ष में न्याय दाने जंगम यानी चल अचल संपत्तियों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिग्रहित करना। 16 नंबर विश्वविद्यालय के वित्त लेखों अभिनयन प्रबंधन और उसका विनियमन करना, ये भी जो है उनका कार्य है।
अब 18 नंबर में निम्नलिखित चीज़ों को व्यवस्था करना, यानी हम इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका व्यवस्था करना भी जो है कार्य परिषद का काम है। अब क्या क्या व्यवस्था करना, तो वो है सबसे पहले है अध्यापन तथा उसका रिसर्च। गवेषणा का मतलब होता है रिसर्च करना, रिसर्च के लिए चीज़ें व्यवस्था करना, विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप, पत्राचार, जो पाठ्यक्रम होते हैं ना पत्राचार से, जिसे बोलते हैं कि पत्राचार को अगर हम बात करें तो पत्राचार को बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, यानी आप थोड़ी देर में आप फॉर्म भर दीजिए, अलग अलग उसमें जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण, विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी कल्याण, खेलों व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप, समाज सेवा जैसे चीज़ें, और जो एनसीसी, ये सारी चीज़ें जो है ये भी व्यवस्था करना किसका काम है, वो भी है कार्य परिषद का। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि विद्या परिषद की समस्त प्रावधानों की बजट के ढांचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना। ठीक है, इसके बाद जो है ऐसे ऐसे प्रचार पदों, आचार्य पदों, जो सहायक आचार्य होते हैं, प्रिंसिपल, अध्यापक पदों तथा अन्य अध्यापन पदों की जिनकी जिनकी विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रत्यास्थापना की जाए, ये भी जो है करना। परंतु क्या है इसमें, इनकी जो है जो उच्च आयुक्त होते हैं इनकी अनुमोदन जो है जरूरी है, इससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। जो प्रशासनिक लिपि वर्ग अन्य पदों का जो है सृजन करना, और राज्य सरकार को जो है से पूर्व मंजूरी लेना, यानी विश्वविद्यालय में जो भी एम्प्लॉय चाहिए उस पद को सृजन करना, यानी उसको जो है बढ़ाना, और क्या करना, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से ही जो आप ये ऐसा कर पाएंगे कि यहाँ पर इतने लोगों की जो है ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत है तो आपने तो बता तो दिया ज़रूरत है, लेकिन इसको अनुमोदन कौन करेगा, इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। किससे लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार से, तभी जो है आप उस पद को सृजन कर सकते हैं। ठीक है, यानी उस पद को जिसे बोलते हैं नई वैकेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी हम आप बता सकते हैं कितनी ज़रूरत है यहाँ पर, तो वो चीज़ हो गई। इसके बाद जो है अगला है महाविद्यालय अध्यापन विभागों, गवेषणा अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, छात्र निवासों की स्थापना करना, और उसका जो है प्रबंधन करना भी जो है ये भी काम है किसका, कार्य परिषद का। ठीक है, ध्यान रखिए हम कार्य परिषद जो है यही पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि समस्त महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त संस्थाओं या छात्र निवासों की की रिपोर्ट जो है विवरणियाँ एवं अन्य जानकारी जो है मंगवाना। ठीक है, जितने महाविद्यालय हैं उनमें जो छात्र निवास हैं उनकी जो है हमेशा रिपोर्ट देखना, मंगवाना कि आखिर इस छात्रावास में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, अगर है तो उसमें क्या चीज़ चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है जानकारी जो है समय समय पर मंगवाना। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास स्थान, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना, इन्वेस्टिगेशन, बीच बीच में जो है पर्यवेक्षण करते रहना कि आखिर इन किस तरह से जो है इनका निवास स्थल है, विद्यार्थियों के प्रवेश की क्या रीतियाँ, ये सारी चीज़ें जो है समय समय पर ये देखना। इसके अलावा जो है कि परिनियमियों द्वारा विहित की गई रीति से सम्मानित उपाधियां तथा विद्या संबंधित विशिष्टताएं प्रदान करते हुए कुलपति कुलाधिपति को जो है सिफारिश करना। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है इसी के तहत आती है। इसके बाद उपाधियां, पत्रोवादियां, प्रमाण पत्र, विद्या संबंधी एवं विशिष्टताएं प्रदान करना या प्रदान करना जो है ये भी कार्य परिषद का ही कर्तव्य है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारी, वृत्त के सदस्यों को अनुशासन का विनियमन प्रवर्तन विनियमों द्वारा आदेशानुसार जो है ये चीज़ भी जो है कौन करता है, कार्य परिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ कार्य और हैं जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि अध्यादेश बनाना, उन्हें संशोधन करना, उन्हें रद्द करना, ये काम भी जो है कार्य परिषद के माध्यम से ही किया जाता है। विद्या परिषद द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिग्रहित करना, अस्वीकार करना, विद्या परिषद की ओर से विचार वापस लेना, किंतु इन्हें संशोधन ना करना। ठीक है, विचार वापस ले सकते हो, संशोधित नहीं कर सकते। ठीक है, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की व्यवस्था निवेदन के ग्रहण करना, न्याय निर्मित करना, यदि ठीक समझाया जाए तो उन्हें संबंध में जो है प्रतिषेध देना भी जो है ये भी कर्तव्य है। किसके कर्तव्य है, ये कर्तव्य है कार्य परिषद के। अपनी कोई भी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उनके कार्य परिषद के द्वारा नियुक्त की गई किसी भी समिति को जिसे कि वह रुचि समझे विनियमों द्वारा प्रत्योजित करना। ठीक है, ये सारे काम जो है
किसके हैं, कार्य परिषद के हैं। 1 से 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से दिमाग में रहेगा। और एग्ज़ाम हॉल में आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे कार्य जो हैं कार्य परिषद करती है, ये कार्य सभा करती है। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 1 से 2 बार अगर हम पढ़े रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पढ़ने में देख और उसको समझने में आसानी होती है। दोस्तों पढ़ते रहिए। अब जल्दी जल्दी जो है इसको 1-2 पार्ट में जो है ख़त्म करना है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक लेना है। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।